बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल और ऑर्गेनेलीज हम स्टडी कर रहे थे। आज देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का जो मेन पार्ट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसे क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में जो है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था या रिपोर्ट किया था सबसे पहले 1831 में बाय द रॉबर्ट ब्राउन, और इसकी अर्ली डिस्कवरी जो है वो अनडाउटेबली ड्यू टू द प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स। बहुत सेल में प्रोमिनेंट नजर आता है ना, इसी वजह से जो था इसकी डिस्कवरी हुई है। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो स्लाइटली डार्कर होता है अदर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से। इसका ये वाला पार्ट जो होता है वो जरा डार्क होता है, और ये जो है मेनली कंट्रोल करता है लाइफ और एक्टिविटीज जो है सेल्स की। एनिमल सेल में ये जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इन द केस ऑफ प्लांट सेल ये एक साइड पे पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। क्योंकि सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बड़ा सा वैक्यूल की वजह से इसका न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड पे होता है प्लांट सेल के अंदर। न्यूक्लियस जो है इरेगुलर फॉर्म में और स्फेरिकल यानी कि गोल हो सकता है या इरेगुलर उसकी शेप हो सकती है, और जनरली सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट। कुछ सेल्स में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बाई न्यूक्लिएट, और जिन सेल्स में न्यूक्लियस की तादाद दो से भी ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस जो है ये एक ही विजिबल पार्ट होता है सेल का इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ही विजिबल होता है। जब डिवाइडिंग स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो जाती है, उसके क्रोमोसोम जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हम इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, उसका सोल्यूबल सैप होता है। जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो सोल्यूबल पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो यानी कि उसका इंटरनल जो क्रोमोसोम्स का मटेरियल है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की फॉर्म में वो आपको नजर आता है। और क्रोमोसोम्स क्या है ये डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। क्रोमोसोम्स जब क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ना वो धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कंडेंस फॉर्म में आता है प्रोफेज के दौरान तो वो हमें जब वो क्लियर नजर आता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जिसमें दिस इज द ये जो आपको नजर आ रहा है ये असल में एनाटॉमी दिखाई हुई है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डार्कली स्टेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर जो मटेरियल दिखाया गया पर्पल कलर का दैट इज द क्रोमैटिन मटेरियल। पहले ये धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी के साथ इसका कनेक्शन हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है आपको येलो कलर के राइबोसोम्स दिखाए गए हैं कि इसके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जब न्यूक्लियस जो है जब ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन के दौरान जो है इसकी इन्वेल्प खत्म हो जाता है, इसका मटेरियल जो है क्रोमैटिन मटेरियल वो बाहर आ जाता है, कंडेंस हो जाता है, और आपको जो है वो इस फॉर्म में क्रोमोसोम जो है इस फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। सही ये देखेंगे हम तो ये इनको बोलते हैं दीज आर द सिस्टर क्रोमाटिड्स, जिसके जरिए ये अटैच होते हैं, दैट इज द सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे स्पेसिफिक रीजन होता है जिन्हें हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ये इसके आर्म्स होते हैं, और ये असल में जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड करता है तो आपको क्रोमोसोम इस फॉर्म में नजर आते हैं, और इससे पहले जो धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं दिस इज द क्रोमैटिन मटेरियल एंड दीज आर एक्चुअली द क्रोमोसोम्स।
जो हाइड्रेटेड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, और डीएनए और आरएनए प्रोटीन जिसमें इंजाइम्स वगैरह हैं वो इसकी केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो हम कहते हैं बेसिकली इसके जो है वो पार्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने अभी आपको दिखाई है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन व्हाइल द आउटर मेम्ब्रेन हैव द पोर्स इन इट। ये जो आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर के, असल में इसमें पोर्स होते हैं। जब अंदर जो प्रोटीन बनती है वो इन पोर्स के थ्रू जो है वो बाहर मैसेज, ये ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, हम कहते हैं कोई भी मैसेज जो है वो डीएनए से या कोई प्रोटीन का जो बनना होता है, जो भी मैसेज है वो इन पोर्स के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड होती है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करती है उसके न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली एक न्यूक्लियर इनवेल्प होता है उसका, जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसके साथ यानी कि कनेक्टेड होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनक्लोज होती है, जिसने जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लियर मटेरियल को, इंटरनल कंटेंट्स को इनक्लोज किया होता है, बंद किया होता है। जो इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू करती हैं सर्टेन पॉइंट्स तक, जिसके रिजल्ट में जो है वो इनके इसमें जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। पोर्स जो है ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो मटेरियल एक्सपोर्ट होना होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर जो है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने सुराख होने हैं, ये वेरिएबल करते हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिस तरह एग सेल्स, उसमें बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सुराख होते हैं। जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ एग्जाम्पल 30,000 पर न्यूक्लियस, एग सेल में 30,000 से ज्यादा होते हैं एक न्यूक्लियस के में पोर्स। जबकि जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है, जो मिच्योर सेल्स होता है, जिस तरह रेड ब्लड सेल है एक मिच्योर सेल होता है जिसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसमें 3 से 4 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस। हर पोर के अंदर डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है पोर का, जो कि ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस उसके अंदर जाने हैं या बाहर जाने हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द न्यूक्लियस। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जो लाइट पर्पल नजर आ रहा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस क्या है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि इसकी बाउंड्री जो है वो नहीं सेपरेट होती न्यूक्लियर मटेरियल से। और इनकी तादाद जो होती है एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करते हैं ये न्यूक्लियोलस। का काम ये होता है कि इसने सिंथेसिस करनी होती है आरएनए की, और आरएनए को स्टोर करता है अपने अंदर। इसके दो रीजन होते हैं न्यूक्लियोलस के, एक इसका बाहर वाला हिस्सा जिसे पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया बोलते हैं। ग्रैन्युलर एरिया में प्रिकर्सर होते हैं ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स, यानी कि राइबोसोमल को बनाने के लिए, राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर है वो उसके इर्द गिर्द के एरिया में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द के एरिया में जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे बोलते हैं फाइब्रिलर, सेंट्रल फाइब्रिलर रीजन, और पेरिफेरल ग्रैन्युलर, यानी कि इर्द गिर्द का एरिया ग्रैन्युलर होता है ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए, और सेंट्रल जो है वो फाइब्रिल रीजन होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डीएनए, राइबोसोमल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है सेंटर में। और वो फाइब्रल रीजन होता है, धागादार हिस्सा होता है, और जो उसका बैरूनी हिस्सा होता है वो दानेदार होता है न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस वो रीजन होता है जहाँ पे राइबोसोम जम्बल होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में थ्रू द न्यूक्लियर पोर। उसके बाद आ जाता है क्रोमोसोम्स, जिसमें आपको ये नजर आ रहे हैं, दिस इज द वन क्रोमोसोम। जब ये धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है तब इसे क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, और जब ये कंडेंस होके स्पेसिफिक शेप बना देता है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
क्रोमोसोम डीपली स्टेन्ड होता है बेसिक डाई के साथ, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बना होता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होता है डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जब इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो क्रोमोसोम जो है वो हमें बताया कि आर्म्स पे कंसिस्ट करता है। सेंटर में जो सेंट्रोमियर होता है जिसने उसको कनेक्ट किया होता है, उसके आर्म्स को, सेंट्रोमियर वो प्लेस होती है जहां पे क्रोमोसोम्स पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं आके, ताकि वो उसको इक्वली डिवाइड कर सकें। हर क्रोमोसोम जो कंसिस्ट करता है आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स को, और एट द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन विच हेल्ड टुगेदर, जो कि आपस में जुड़े होते हैं, दरमियान में एक रीजन जिसमें अभी आपको दिखाया था सेंट्रोमियर से। और एक क्रोमोसोम जो है वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो एक्टिविटीज जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन हैं, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स की शक्ल में स्टोर होते हैं। और यही क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ये करेक्टर जो है वो जाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। जिस तरह अगर मैन की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर 46 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, फ्रो के अंदर 26 होते हैं, चिंपांजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 8 क्रोमोसोम जो होते हैं वो फ्रूट फ्लाई के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जो है ये कॉमन जो मक्खी होती है, इसके 16 होते हैं क्रोमोसोम्स की तादाद। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स ऑनियन में क्रोमोसोम जो है वो 16 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं, और 14 होते हैं गार्डन पी में। हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है जिसमें कहते हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड होता है। जबकि जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जैसा जर्म सेल्स होते हैं ह्यूमन में, मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में एग सेल्स होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हाफ होती है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स हम कहते हैं, ड्रोसोफिला में जो फ्रूट फ्लाई है उसमें 8 होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि 4 पेयर होते हैं। और अगर इसके जर्म सेल्स की बात करें तो उसमें 4 होंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इनका डिफरेंस हमने करना है। बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है 2 टाइप के सेल्स को, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। दोनों में डिफरेंस जो है 2 किस्म के सेल्स में ये बेस करता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी कि उसका जो क्रोमोसोम है वो इनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर या कवरिंग के अंदर नहीं होता, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा हुआ होता है, सबमर्ज्ड होता है। और ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम? प्रोकैरियोट्स। और जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा आ जाता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो है जनरली लैक होती है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में। और ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई वाज़ह न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इनके डीएनए के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल साइज के, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होते हैं। हम बताएं कि ये 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो 2 यूनिट्स होते हैं वो 50 और 30s का यूनिट होता है। टोटल जो है वो 70s का 70 स्वेडबर्ग का बनता है, और यूकैरियोटिक सेल में 60 और 40 का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि 80 स्वेडबर्ग बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस मिसिंग होती है। इनमें सेल की डिवीजन होती है ना, वो बाइनरी फिशन के जरिए, यानी कि एक सेल 2 में डिवाइड कर जाता है। जबकि सिंपलर स्ट्रक्चर की वजह से
प्राइमेटिव स्टेज होती है एवोल्यूशन की, एवोल्यूशनरी प्राइमरी में चेंजिंग आती हैं, और उन्होंने कहा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बेसिक होते हैं, इन्हीं से जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स की डेवलपमेंट हुई है, यानी कि सबसे सिंपलर किस्म के ऑर्गेनिज्म हम कंसीडर करते हैं किसको, प्रोकैरियोटिक सेल्स को। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो है प्रोकैरियोटिक सेल की वो ये होती है कि इसकी सेल वॉल जो है वो कंपोज होती है पॉलीसैकेराइड चेन से, और ये जो है इसकी बॉन्डिंग होती है कोवलेंटली बॉन्डेड होती है बाय द अमीनो एसिड्स एंड फॉर्मिंग द पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। तो ये इसकी कंपोजिशन आती है इसकी सेल वॉल की, पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स। जो इंटायर सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल की उसे हम कहते हैं सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स बोलते हैं उसकी पूरी सेल वॉल को, दैट इज कॉल्ड द सैक्यूलस। सैक्यूलस एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुका है, तो व्हाट इज द सैक्यूलस? सैक्यूलस उसकी इंटायर सेल वॉल को जो कि एक ह्यूज मॉलिक्यूल का और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, दिस इज द, उसे बोलते हैं सैक्यूलस। प्लांट सेल की, क्योंकि प्लांट सेल जब यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है इसकी, और ये डिफर होती है बैक्टीरियल सेल से। बैक्टीरियल सेल की पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया का सेल दिखाया गया है ना, इसमें फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए, तो ये इसका कैप्सूल है, अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कैप्सूल जो है वो पैथोजेनेसिटी काज करने के लिए, बीमारी काज करने के लिए जो है ना उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसके ऊपर पिलाई होते हैं किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट के लिए। अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद सेल वॉल आती है, सबसे आउटर जो होती है वो कैप्सूल होता है उसका, बैक्टीरियल सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो है मैं आपको इसी वीक में बताऊंगी मैंने किस दिन टेस्ट लेना है।